नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री में नवपाषाण काल के अंतर्गत आदिमानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार और नवपाषाण काल का नाम नवपाषाण काल क्यों रखा गया और नवपाषाण काल को किसने क्रांतिकारी काल कहा और नवपाषाण काल में मानव कैसे अस्थायी आवास बनाकर रहता था, मानव किस प्रकार से जो है अस्थायी पशुपालन करने लगा था, मानव किस प्रकार से अस्थायी कृषि करने लगा था और मानव जब अस्थायी आवास करने लगा था तो मानव में किस तरीके से जो है उसके ग्रामीण समुदाय का विकास हुआ था। इन सब के विषय में हम लोगों ने बहुत ही गहन अध्ययन किया था और मानव के द्वारा कौन-सी फसल पहले उपजाई गई और मानव ने कौ किस जानवर को सबसे पहले पाला, तो इन सब के विषय में हमने अध्ययन किया था। तो यदि आप लोगों ने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, जिससे आप इस क्लास के वीडियो को एक-दूसरे से कोरिलेट कर सकें। तो हम स्टार्ट करेंगे आज किसका? नवपाषाण का। लेकिन जो हमने पिछली क्लास में जो चीज़ें पढ़ी है उसको एक-दूसरे से कोरिलेट कर लेंगे, पहले रिवीजन कर लेंगे, जिससे हमें ये क्लास अच्छे से समझ में आए। तो हमने आपको बताया था कि नवपाषाण काल का नाम नवपाषाण किसने रखा था? जॉन लुआक ने। नवपाषाण काल का नाम नवपाषाण जॉन लुआक ने रखा था। नव का मतलब होता है नया और पाषाण का मतलब पत्थर। तो जिस काल में पत्थर के नए तरह के औजारों का प्रयोग होने लगा, जिस काल में पत्थर के नए तरह के औजार निर्माण होने लगे, इसी कारण से उस काल का नाम क्या रख दिया जॉन लुआक ने? नवपाषाण काल। लेकिन गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्या नाम दिया? क्रांतिकारी काल नाम दिया। क्रांतिकारी काल नाम क्यों दिया था? क्योंकि इस काल में मानव के जीवन में रहन-सहन, खान-पान, बोली-भाषा और रहन-सहन के ढंग, तौर-तरीके में बहुत ज़्यादा तरीके से उसमें क्या हुआ था? परिवर्तन हुआ था। इस कारण से गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल का नाम क्या दिया था? क्रांतिकारी काल नाम दिया था और हमने बताया था कि इसमें बहुत सारे विद्वानों में मतभेद था कि उन्होंने कहा था कि क्यों मध्य पाषाण काल में अस्थायी आवास शुरू हो गया था। मध्य पाषाण काल में ही मानव कृषि प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में मानव पत्थर के औजारों में भी नए तरह के प्रयोग प्रारंभ कर दिए थे। नवपाषाण काल में मानव छुटपुट तरीके से अस्थायी आवास बनाकर रहने लगे थे। तो क्यों ना नवपाषाण काल मध्य पाषाण काल का नाम ही हम क्रांतिकारी काल नाम क्यों ना रख दें? तो वही गार्डन चाइल्ड ने फिर लोगों की बातों का जो है क्या अपने तरीके से उत्तर दिया और लोगों को स्पष्ट तरीके से समझाया, जिससे बहुत सारे विद्वान इनकी बातों से सहमत हुए और इनकी बातों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नवपाषाण काल जो था, वो जो है एक क्रांतिकारी काल इसलिए था कि मध्य पाषाण काल में मानव के जीवन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ था। भले ही वो क अस्थायी खेती करना प्रारंभ कर दिया था, पशु पालना प्रारंभ कर दिया था, छुट-पुट तरीके से आवास बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था, औजार के भी निर्माण में कुछ प्रयोग किए थे, लेकिन मानव में जो बहुत अच्छी तरीके से उनमें परिवर्तन आया, वो नवपाषाण काल में आया। उन्होंने अस्थायी आवास बनाकर रहना प्रारंभ किया, नियमित कृषि प्रारंभ कर दिया। तो इस कारण से नवपाषाण काल को क्रांतिकारी काल कहा जाना चाहिए। इसलिए लोगों ने इनकी बातों का समर्थन किया। हमने आपको बताया था कि नवपाषाण काल में आदिमानव पत्थर के नए तरह के उपकरणों का जो है निर्माण करने लगे थे और पत्थर के उपकरण जो बनाते थे वो घिसकर, गुदगुदाकर किसी चीज़ पर घिसते थे ठोस चीज़ पर तो उसको जो है शार्प बनाते थे और पॉलिश करके पत्थर के औजारों का प्रयोग किया करते थे। जिसमें मैंने बताया था नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन-सा उपकरण था तो हमने आपको बताया था कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी नवपाषाण काल की खोज है। और मैंने बताया था कुठार, कुठार भी हमने चित्र बनाया था। तो मानव नवपाषाण काल में कौन-कौन से महत्वपूर्ण उपकरण थे? तो कुल्हाड़ी, कुठार, छेनी, हथौड़ी, बसुली इन सब का प्रयोग मानव नवपाषाण काल में किया करता था। और नवपाषाण काल में हमने बताया था कि आदि मानव अस्थायी पशुपालन करने लगा था। मानव पशु भी पालने लगा था अस्थायी रूप से। तो मानव के द्वारा पाला जाने वाला पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। लेकिन कुत्ते को किस काल में पाला गया था? मध्य पाषाण काल में। और नवपाषाण काल में भी बहुत सारे जानवरों को आदिमानव पालना शुरू कर दिया था, जिसमें कुत्ता था, भेड़ थी, उसके बाद बकरी था
था, गाय थी और क्या कहते हैं ऊँट था, बिल्ली थी। तो ये सब जो है नवपाषाण काल में मानव इन पालतू जानवरों को अस्थायी रूप से पालना शुरू कर दिया था। और हमने कहा था कि नवपाषाण काल में ही मानव अस्थायी कृषि भी करना प्रारंभ कर दिया था। मानव में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, मानव कई तरह की खेती प्रारंभ कर दिया था नवपाषाण काल में, जिसमें हमने बताया था कि मानव के द्वारा किया जाने वाला फसल उपजाई जाने वाली पहली फसल जो थी, वो क्या था? जौ। जौ मानव के द्वारा उपजाया जाने वाला विश्व संदर्भ में सबसे पहली फसल कौन था? जौ था। जौ के बाद मानव और आगे परिवर्तन आया, मानव नवपाषाण काल में गेहूँ उपजाया और गेहूँ के बाद मानव जो है धान की खेती प्रारंभ किया और धान की खेती जिसमें से चावल प्राप्त होता है, तो मानव धान की खेती प्रारंभ किया और उसके बाद धान की खेती के बाद मानव कपास की खेती करना प्रारंभ किया। कपास जो रुई होता है कॉटन, है ना? तो वो सब जो है उनकी भी खेती मानव प्रारंभ किया था और यहाँ तक कि मानव रागी की खेती करना प्रारंभ किया। बहुत प्रकार के अस्थायी तरीके से मानव कृषि भी करना प्रारंभ कर दिया था। और जब मानव अस्थायी पशु पालने लगा, मानव अस्थायी कृषि करने लगा, मानव बढ़िया तरीके के स्पष्ट तरीके के धारदार हथियारों का उपकरण का प्रयोग करने लगा, तो मानव को अब एक जगह स्थायी निवास की ज़रूरत पड़ने लगी। क्योंकि अब मानव इतने ज़्यादा पशु और जो है कृषि जो किया करते थे उसको कृषि के लिए तो रुकना पड़ेगा, 2-3 महीने तो वेट करना पड़ेगा, 4 महीने तक का, जब तक फसल ना कट जाए। तो इस कारण से मानव जहाँ कृषि करते थे वहीं पर घर बना लिए, अस्थायी रहने लगे और जब मानव रहने लगे आदि मानव वहाँ पर, तो उनका परिवार बढ़ने लगा और जब परिवार बढ़ने लगा तो मानव में जब परिवार बढ़ेगा तो लोग एक दूसरे से अलग होंगे। अलग होते-होते 1 परिवार से 4 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, 5 परिवार ऐसे बढ़ता गया। धीरे-धीरे पूरा एक ग्रामीण समुदाय का विकास हो गया। इस तरीके से मानव नवपाषाण काल में ही आदि मानव के ग्रामीण समुदाय का भी विकास हुआ। नवपाषाण काल में ही आदि मानव ने अपनी बोली भाषा में भी परिवर्तन किया था। मानव बोलना प्रारंभ किया था, स्पष्ट तरीके से भाषा का प्रयोग करने लगा था आदि मानव नवपाषाण काल में ही। तो इन सब के विषय में हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन किया था और मैंने बताया था पश्चिम एशिया से सर्वप्रथम जौ और गेहूँ के साक्ष्य प्राप्त हुए, पहले जौ उसके बाद गेहूँ और भारत से सर्वप्रथम कृषि करने के जो साक्ष्य प्राप्त हैं, वो पहले किसके हैं? धान के अर्थात चावल जिसे हम कहते हैं धान और दूसरा है कपास। तो भारत में सर्वप्रथम किसकी खेती प्रारंभ हुई? चावल अर्थात धान की और उसके बाद कपास की और वहीं अमेरिका में सर्वप्रथम मक्के की खेती आदि मानव प्रारंभ किया था। तो इस तरीके से हमने इस सब के बारे में पढ़ा था और हमने फिर से रिवीजन किया। अब हम बात करते हैं भारत में नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक एज इन इंडिया, नियोलिथिक एज इन इंडिया, भारत में नवपाषाण काल के बारे में हम समझते हैं। तो भारत में नवपाषाण काल के बहुत सारे भारतीय उपमहाद्वीप में कई स्थल प्राप्त हुए हैं। अब उपमहाद्वीप क्या है? तो भारत जो है इंडियन प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स है। कई देशों से मिलकर एक भारत इंडियन टेक्टोनिक प्लेट बनी हुई है जिसपे कई राष्ट्र जो है बने हैं, जिस पर निर्माण हुआ है राष्ट्र का। तो भारतीय प्लेट्स में कई राष्ट्र जो समाहित हैं भारतीय प्लेट्स में, टेक्टोनिक प्लेट्स में, उन राष्ट्रों को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। क्योंकि महाद्वीप से जो छोटा होता है उसे उपमहाद्वीप को देते हैं। तो भारत कई देशों का एक समूह हो जाता है भारतीय प्लेटलेट्स। तो इस भारतीय प्लेट्स तो इंडियन प्लेट्स इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और आपका जो है क्या कहते हैं भूटान, नेपाल, ये सारे देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन-कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। कितने राष्ट्र आ रहे हैं? 8। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने राष्ट्र हैं? 8। कौन-कौन से भारतीय उपमहाद्वीप में? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान
और आपका नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव ये किसमें आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। तो इस भारतीय उपमहाद्वीप से कई तरह के नवपाषाणिक सभ्यता के भारत में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से हमने आपको उपमहाद्वीप स्पष्ट तरीके से समझाया, तो आपको समझ आया। और पूरे उपमहाद्वीप में हर जगह से नहीं, कुछ ही देश जो है राष्ट्र हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, तो इन राष्ट्रों से जो है नवपाषाण काल के जो है संस्कृति के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हमने फिगर बनाया है, तो फिगर बनाने से पहले हम पहले समझ लेते हैं, दिशा का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो हमने एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन काट एक खींच दिया, एक देखिए ये इधर लाइन है, एक ऊपर से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, जो ऊपर से नीचे लाइन गई है उसे ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, और जो बाएं से दाईं तरफ लाइन गई है उसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, तो इसे क्षैतिज रेखा बोलेंगे, जो पड़ी लाइन है क्षैतिज रेखा, और जो खड़ी लाइन है उसे क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन, और पड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। तो हमें दिशा का ज्ञान होगा तभी हम समझ पाएंगे। तो ये जो ऊपर है, ऊपर ऊपर आ रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तर। तो ऊपर की दिशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऊपर की तरफ दिखा रही है, उस किस दिशा को इंडिकेट करता है ग्राफ में? उत्तर। मैप में ऊपर जो रहता है उसे क्या बोलेंगे? उत्तर। और उत्तर का विपरीत दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। तो ऊपर अगर उत्तर है तो नीचे कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण। तो नीचे की तरफ आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण। आप देखते होंगे भारत के नक्शे में नीचे की तरफ दक्षिण में श्रीलंका लटका हुआ रहता है यहाँ पर, तो दक्षिण। तो ये दक्षिण है आपका, दक्षिण। ऊपर उत्तर, और उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो नीचे क्या हो गया? दक्षिण। ठीक है ना? तो घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है? ऐसे ऐसे टिक टिक क्लॉकवाइज। तो उत्तर के बाद हम किधर आएंगे? ये पूरब। तो घड़ी की दिशा में चलने पर घड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना, टिक टिक टिक। तो घड़ी उत्तर से ऐसे पूरब, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती है। तो घड़ी की दिशा में जाएंगे तो ये वाला जो दिशा मिलेगा ग्राफ में, मैप में, वो कौन सा दिशा हो जाएगा? पूरब। इसे कौन सा दिशा बोलेंगे? पूरब, है ना? और उसके बाद पूरब का विपरीत क्या होता है? पश्चिम होता है। तो पूरब का जो एक ही बचा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो हमें अगर इस तरीके से नहीं याद हो रहा है तो ऊपर से हम इसको याद कर लेंगे, घड़ी की दिशा में हमें चलना है, इसको पढ़ लेंगे ऊ पू दा पा। ऊ पू दा पा। उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ऊपू दापा, ऊपू दापा, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। तो ऊपर हो जाएगा उत्तर, और इधर जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पूरब, और पूरब के बाद नीचे की तरफ आएंगे दक्षिण, और दक्षिण से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इधर पश्चिम। तो अब इनके बीच में कुल 4 उप दिशा है। उप दिशा। तो उत्तर और पूरब के बीच के दिशा को बोलेंगे पूर्वोत्तर। क्या बोलेंगे? उत्तर और पूरब की दिशा को क्या बोलेंगे? पूर्वोत्तर। और उत्तर और पश्चिम की दिशा को बोलेंगे पश्चिमोत्तर। उत्तर और पश्चिम की दिशा को क्या बोलेंगे? पश्चिमोत्तर। इसी प्रकार से पूरब और दक्षिण की दिशा को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। पूरब और दक्षिण और पूरब की दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। और यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम की दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। तो इधर से उत्तर और पूरब के बीच के दिशा को क्या बोलेंगे? पूर्व उत्तर। और उत्तर और पश्चिम के बीच के दिशा को पश्चिमोत्तर। और पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम। तो आपको इस तरीके से दिशा का ज्ञान हो गया होगा। अगर आपको नहीं होगा तो इस तरीके से अगर आप देखें बेटा, तो इधर से अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएं, ऐसे लाइन खींच दें, तो ऊपर आपको उत्तर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऊपर उत्तर है, और नीचे ये क्या है? दक्षिण है। तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। और घड़ी की दिशा में जाएंगे तो दिशा में क्या हो जाएगा? पूरब। और ये बीच का एरिया है तो यहाँ पर हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र लिखा है। और पूरब के इस साइड में क्या हो जाता है? पश्चिम। तो पश्चिम में बीच के, उत्तर और पश्चिम के बीच के दिशा का इसका नाम क्या हो गया? पश्चिमोत्तर। और यहीं पर एक है मध्य में स्थित है, गंगा नदी के मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मध्य गंगा घाटी। तो हम ध्यान देते हैं, तो उत्तर, सबसे पहले हम उत्तर दिशा ही देख लेते हैं। उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश बना है ना? तो आपको पता होगा
5 अगस्त 2019 को लोकसभा से जम्मू कश्मीर को जो है क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। लोकसभा से पारित किया गया और राज्यसभा से पारित कब हुआ, 7 अगस्त 2019। तो इस तरह से ये केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर एकदम ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में है। तो उत्तरी क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर में नवपाषाणिक सभ्यता हमें प्राप्त हुई है, जो काल है कितना, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के उत्तरी क्षेत्र से हमें नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात नियोलिथिक कल्चर ऑफ किसका, नियोलिथिक कल्चर ऑफ नवपाषाणिक संस्कृति, अर्थात इन इंडिया, नियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। ठीक है ना। तो भारत में नवपाषाणिक संस्कृति उत्तर क्षेत्र से जो है कब से कब तक, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। अब उत्तर से हम किधर आएंगे, दक्षिण में। ऊपर उत्तर हो गया, अब नीचे दक्षिण में देखेंगे। तो दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण भारत में भी जो है नवपाषाणिक संस्कृति के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य दक्षिण से भी प्राप्त है, वो भी कितना, 2500 ईसा पूर्व से कितना, 1500 ईसा पूर्व तक। इधर भी उत्तर में भी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, और दक्षिण में 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक प्राप्त हुए हैं। रागी, दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो आदि मानव सबसे महत्वपूर्ण फसल उगाते थे, रागी हुआ करता था। जैसे आज के समय में हम लोग बरसीन बोते हैं जानवरों को चराने के लिए, वैसे चारा था ये रागी। जानवरों को चराने के लिए रागी बोया जाता था, है ना, जिससे जानवरों का ये चारा था। तो उसी तरीके से आज के समय में एक प्रकार से हम जो बरसीन बोते हैं खेत में पशुओं को हरा चारा खिलाने के लिए, एक प्रकार से उसको हम रागी मान सकते हैं। तो दक्षिण भारत का मुख्य फसल क्या था, रागी, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो पशु के लिए चारे की जरूरत होगी, तो वहां पर उन्होंने क्या क्या बोया था फसलों में, रागी। और उत्तर क्षेत्र में वहां पर बहुत ज्यादा फसल के साक्ष्य वहां पर नहीं, मानव उधर जो है फसल बहुत ज्यादा उगाया नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर फसल कहाँ ज्यादा होगी, तो इसलिए वहां पर फसल के साक्ष्य नहीं है, वहां पर जानवर वगैरह पालते थे। अब हम बात करेंगे इधर पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर एरिया जो है वो पूर्वोत्तर इस क्षेत्र में 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के नवपाषाणिक संस्कृति के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कितने, एक से 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इधर से भी हमें किसी प्रकार के फसल के बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे मध्य गंगा घाटी। मध्य गंगा घाटी का जो है काल कब से कब तक है, मध्य गंगा घाटी से हमें साक्ष्य आदि मानव के साक्ष्य कब से कब तक के प्राप्त हैं, तो 4000 ईसा पूर्व से कितने, 1200 ईसा पूर्व तक मध्य गंगा घाटी से हमें आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर आदि मानव ने बताया था, भारत में सर्वप्रथम आदि मानव कौन सी खेती करता था, धान की खेती। और उसी धान को बाद में कूट के उखली से क्या बना दिया जाता था, चावल। तो मानव नवपाषाण काल में यहाँ पर देखिए, तो इस क्षेत्र में मध्य गंगा घाटी में, मध्य गंगा घाटी में हमने आपको बताया था सराय नाहर राय और महदहा। महदहा एक क्षेत्र है, पट्टी तहसील में आता है, महदहा है। और चौपानी मांडो इलाहाबाद में, कोलडीहवा इलाहाबाद में, और क्या कहते हैं, मिर्जापुर से भी हमें साक्ष्य प्राप्त हैं। तो ये सब जो है मध्य गंगा घाटी के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर मध्य गंगा घाटी के मुख्य फसल क्या थे, धान। धान की खेती करता था मानव, धान की कृषि करता था, चावल अर्थात। ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में 7000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक के हमें जो है आदि मानव की संस्कृति के रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूरा तत्व हमें साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। तो 7000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व नवपाषाणिक संस्कृति का साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र। अब आपके मन में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कौन आएगा, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा। ठीक है ना। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति अर्थात नियोलिथिक कल्चर इन नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। पश्चिमोत्तर को क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और भारतीय राष्ट्र, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ही कहते थे, है ना, पश्चिमोत्तर प्रांत।
तो इसे पश्चिमोत्तर प्रांत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का कुछ क्षेत्र है, तो वहाँ से जो है नवपाषाणिक संस्कृत के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 7000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक। ये जो है और पूर्वोत्तर में कौन आ जाएगा? असम आपका आ जाएगा, असम वगैरह जो है इस साइड में, है ना? असम और आपका मणिपुर, मेघालय ये सब आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में आ जाएगा इधर से, ठीक है ना? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आ गया और इस तरीके से यहाँ पर पश्चिमोत्तर क्षेत्र से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं फसल उगाने के? जौ के, गेहूँ के, कपास के और खजूर के। तो जौ, गेहूँ, कपास, खजूर। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से किसकी खेती के साक्ष्य प्राप्त हैं? जौ, गेहूँ, कपास, खजूर। वहीं पर दक्षिण भारत से हमें रागी, क्योंकि मानव का मुख्य यहाँ पर भी पालतू पशु व्यवसाय था, यहाँ भी पालना पशु व्यवसाय था, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर जो है फसल भी थी, लेकिन पहला क्या था? पशु था। आगे हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो उत्तर क्षेत्र में तो वहाँ पर जो है कोई फसल उगा ही नहीं पाएँगे, तो ठीक है ना? तो वहाँ से फसल के बहुत ज़्यादा साक्ष्य और पूर्वोत्तर में भी पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा फसल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। तो इस तरीके से हमने इन सब क्षेत्रों की बात की। अब हम एक-एक क्षेत्र की बात स्पेशल रूप से करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसके? पश्चिमोत्तर की नवपाषाणिक संस्कृति, अर्थात नियोलिथिक कल्चर इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। किधर? नवपाषाणिक संस्कृत की। कहाँ की नवपाषाणिक? पश्चिमोत्तर अर्थात पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में जो नवपाषाणिक संस्कृति थी उसके बारे में 7000 ईसा पूर्व से हमने बताया 3500 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य प्राप्त हैं। इसके अंतर्गत मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के अंतर्गत बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ पर मेहरगढ़ है, तो वहाँ पर एक पूरा स्थल है। सराय है ना? सराय रवाला ये भी पाकिस्तान में ही है। किलगुल मोहम्मद ये भी पूरा स्थल पाकिस्तान में ही है और राणा घुंडई ये सब पूरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में है तो उतना ज्यादा हम लोग को पाकिस्तान के लिए थोड़ी ना, पहले हम अपने भारत का पढ़ लेते तो इतना जानकारी, लेकिन हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है जिससे साक्ष्य मिलते हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है, उसके लिए हमने स्पेशली यहाँ पर आपके लिए सजेशन लिखा है। तो पश्चिमोत्तर से क्या कौन कौन से पूरा स्थल? मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत बलूचिस्तान प्रांत में है, सराय रवाला ये भी पाकिस्तान में ही है, किलगुल मोहम्मद पाकिस्तान और राणा घुंडई ये पूरा स्थल है पश्चिमोत्तर के। तो यहाँ से जो मेहरगढ़ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो मेहरगढ़ जो पूरा स्थल है, यहाँ से जौ के 2 किस्म के जौ की फसल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से जौ के कितने किस्म के फसल? 2 किस्म के। वहीं पर गेहूं के 3 किस्म के फसल उगाए जाते थे। कहाँ से? मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत है, जहाँ से जौ के 2 किस्म के फसल उगाया जाता था आदिमानव के द्वारा और गेहूं के 3 किस्म के फसल को उगाया जाता था। खजूर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना? तो और कपास के, खजूर और कपास। कपास जो है विश्व में सर्वप्रथम भारत में ही उगाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो पाकिस्तान में है तो भारत में कहाँ? तो हम जब पढ़ रहे हैं तो अभी भारत का थोड़ी विभाजन हुआ है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उस समय पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं था, है ना? तो हम अभी पढ़ेंगे तो किसके बारे में? भारत। ये सब भारत का हिस्सा है, एक दिन सब भारत के हिस्से में आके मिल जाएगा, ठीक है ना? चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, जो भी भारत से अलग हुए हैं टूट के वो एक दिन भारत में सब समाहित हो जाएँगे। तो मेहरगढ़ से हमने बताया कपास। कपास जो है विश्व में सर्वप्रथम कपास के उगाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारत में। सर्वप्रथम भारत में कपास उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में जो है आदि मानव जो मुख्य व्यवसाय था, हमने आपको बताया था क्या था? पशुपालन। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आदि मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। मानव क्या पालते थे? पशु पालते थे। इस क्षेत्र में देखिए पशुपालन और दूसरा व्यवसाय जो था, द्वितीयक व्यवसाय जो था, क्या था? कृषि। तो कृषि और पशुपालन दोनों था, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और द्वितीयक व्यवसाय क्या था? कृषि। और मानव जब पशु पालेगा, कृषि करेगा तो अस्थायी आवास तो बनाएगा ही।
तो मानव के जो अस्थायी आवास हुआ करते थे, वो घास-फूस के हुआ करते थे और कहीं-कहीं से पश्चिमोत्तर क्षेत्र से कच्ची ईंटों के भी 4 कमरों वाले मकान प्राप्त हुए हैं। अर्थात पश्चिमोत्तर क्षेत्र के या जो आदि मानव रहते थे, उनका आवास अस्थायी आवास जो हुआ करता था, घास-फूस का होता था, लेकिन कहीं-कहीं पर आदि मानव कच्ची ईंटों के 4 कमरे वाले मकान भी बनाए थे, जिसके साक्ष्य हमें यहाँ से पश्चिमोत्तर से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से हमें क्या है प्राप्त हुआ है। और अन्नागार, अन्नागार का मतलब स्टोरेज रूम आप लोग घर में जब बनाते हैं, घर बनाते हैं तो आदमी एक तो स्टोरेज रूम बनाता है, तो जिसमें आदमी अनाज, गेहूँ, चावल ये सब जो है दाल, चीनी जो भी रखना है तो एक स्टोर रूम बनाता है। तो वैसे ही अन्नागार, अन्न रखने का आगार, आगार का मतलब होता है घर, है ना? जैसे कहते हैं कारागार, तो जे कैदी को रखने का घर, तो कारागार, वैसे अन्नागार, अन्नागार मतलब अन्न रखने का घर, वैसे स्नानागार, स्नान करने का घर। उसी प्रकार से आरामगार, आरामगार का मतलब आराम और गार मतलब घर, तो आगार मतलब घर, तो आराम करने का घर। वैसे ही अन्नागार, अन्न रखने का घर, जिसमें अन्न रखा जाता था, तो उसके भी साक्ष्य प्राप्त हैं। और पश्चिमोत्तर से जो आदि मानव जो आदि मानव की मृत्यु हो जाती थी, तो उनके साथ मानव के साथ जो है जानवरों को भी दफनाया जाता था। तो विशेष रूप से बकरी को। तो मेहरगढ़ या पश्चिमोत्तर प्रांत जो है, पश्चिमोत्तर प्रांत में मृतकों के साथ जानवरों को विशेष रूप से बकरी को दफनाया जाता था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बकरी को क्यों दफनाया जाता था? क्योंकि इस काल के मानव अ, उम, आत्मा, परमात्मा, लोक, परलोक में विश्वास करते थे अर्थात जीवन में विश्वास रखते थे। अर्थात मानव ऐसा मानता था कि अगर आदि मानव की मृत्यु होती है, तो फिर से वो जन्म लेगा। तो जो बकरी उनका जो भी चीज़ प्रिय रहता था, जैसे बकरी प्रिय थी, तो बकरी को दफनाते थे, तो वो उसी बकरी को अगर वो आदि मानव की मृत्यु हो गई, तो उसके साथ जो उसका बकरी प्रिय है, उसको भी दफना दिया जाता था, तो मार के। और वो चाहते थे कि जब ये जन्म ले तो वो इस बकरी भी इसके साथ क्या हो जन्म ले अर्थात इसी के साथ उसका जन्म हो। तो इसलिए आदि मानव जो है क्या किया करते थे मृतकों के साथ बकरी को भी इधर पश्चिमोत्तर प्रांत में मेहरगढ़ में जो है बकरी को भी दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसी से पता चलता है कि यहाँ के जो आदि मानव हैं किसमें विश्वास करते थे आत्मा, परमात्मा, लोक, परलोक अर्थात इन सब में आदि मानव विश्वास करते थे कि आत्मा होती है, परमात्मा है और आदमी की मृत्यु होगी तो आदमी फिर से जन्म लेगा और जन्म लेगा तो इसलिए जिसका वो जो इसका प्रिय होता है उसको साथ में दफना दिया जाता था। तो बकरी वहाँ के लोगों को प्रिय रहती थी। बकरी का दूध जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 36 रोग मारता है, प्लेटलेट डाउन हो जाए तो बकरी का दूध बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए वहाँ पर आदि मानव बकरी को जो भी साथ में दफनाया जाता था। और अब हम बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र की जो सांस्कृतिक कल्चर था, उत्तरी क्षेत्र का जो नवपाषाणिक सांस्कृतिक कल्चर था, वो का कहाँ पर? जम्मू कश्मीर से हमें प्राप्त है। जम्मू कश्मीर में एक बुर्ज होम तथा गुफ्फर काल पूरा स्थल है। जम्मू कश्मीर जो कहाँ से? उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर से बुर्ज होम नवपाषाण कालिक संस्कृति और कहाँ से? गुफ्फर काल के जो है जम्मू कश्मीर से नवपाषाणिक संस्कृति प्राप्त हुई है। यहाँ से जो है आदि मानव यहाँ के आदि मानव भी जो है मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के भी कहाँ पर? बुर्ज होम नवपाषाण कालिक बस्ती जम्मू कश्मीर से भी मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त है। क्यों? क्यों कुत्ते को क्यों आदि मानव दफनाता था? तो कुत्ता भी जो है वही चीज लोक, आत्मा, परमात्मा इन सब में आदि मानव विश्वास करता था, इसलिए कुत्ते को जो है दफनाया जाता था। तो ताकि वो फिर से उसी के साथ वो जन्म ले। इस वजह से वहाँ पर तो हमने बताया पश्चिमोत्तर में मेहरगढ़ में किसके साथ? आदि मानव के साथ, मृतकों के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हैं। और वहीं पर हम उत्तर क्षेत्र में बात कर लें जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम नवपाषाण कालिक बस्ती से, तो वहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का क्या है? साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और यहाँ के लोगों का भी जो व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यहाँ के भी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। हमने बताया कृषि का तो कोई पहाड़ी एरिया है तो कृषि कहाँ होगा? लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। और दूसरा व्यवसाय जो था कृषि था। छुटपुट तरीके से इसके भी साक्ष्य प्राप्त है। तो मुख्य व्यवसाय उत्तरी क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति के जो है महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या थे?
पशुपालन, और दूसरे द्वितीयक व्यवसाय क्या था? कृषि। पहला पशुपालन, दूसरा कृषि। और यहाँ भी पश्चिमोत्तर प्रांत में भी क्या था? पहला पशुपालन और दूसरा क्या था? कृषि था। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इसी काल में यहाँ से जो है पश्चिमोत्तर प्रांत से ही बुर्ज होम नवपाषाण कालिक बस्ती से ही जो आदि मानव थे उनके द्वारा पत्थर के औजार बनाए जाने के हमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं, बल्कि यहाँ के आदि मानव जो है जानवरों की हड्डियों के औजार बनाया करते थे। बहुत भारी मात्रा में जानवरों की हड्डियों के औजार हमें कहाँ से? उत्तरी क्षेत्र नवपाषाणिक का जो है संस्कृति से हमें जो है प्राप्त हुए हैं। किसके औजार? हड्डियों के, जानवरों की हड्डियों के जो है औजार या उपकरण हमें आदि मानव के द्वारा जो बनाए गए हैं उसके साक्ष्य प्राप्त हैं। लेकिन पत्थर के औजार के साक्ष्य हमें यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं प्राप्त हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं, उत्तर हो गया, पश्चिमोत्तर हो गया, अब दक्षिण की बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत का जो नवपाषाणिक संस्कृत था वो भी कितना था? हमने आपको बताया 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और यहाँ के जो प्रमुख मुख्य स्थल थे उसमें आपका एक कर्नाटक है। यहाँ पर आप फिगर देखें तो ये केरल, कर्नाटक है ना, उसके बाद आपका इधर आंध्र प्रदेश है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया जो है किसमें आता है? दक्षिण भारत में। कौन कौन सा? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब किस क्षेत्र में आते हैं? तो दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत की जो नवपाषाण कालिक संस्कृति थी कब से? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व था। यहाँ के मुख्य स्थल पहला कौन सा? कर्नाटक। और कर्नाटक से कौन से पूरा स्थल प्राप्त हुए? संगन कल्लू। पहला पूरा स्थल कौन है? संगन कल्लू। दूसरा मास्की। मास्की, हम मास्की का स्पेशली हम जब वहां पर एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग जो है पढ़ेंगे किसके बारे में? अशोक के बारे में, द ग्रेट अशोक। तो वहां से मास्की में उन्होंने जो है स्तंभ जो है अभिलेख जारी कराए हैं। तो मास्की से गुर्जर मास्की कर्नाटक से प्राप्त है, तो वहां पर भी हम मास्की के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संगन कल्लू, मास्की, ब्रह्मगिरी और हलूर। कौन कौन सा? संगन कल्लू, मास्की और कौन सा? ब्रह्मगिरी, हलूर, पिक लीहल। तो ये कहां से पूरा स्थल प्राप्त है? दक्षिण भारत से, कर्नाटक राज्य से। तो कर्नाटक राज्य से कौन कौन से पूरा स्थल? संगन कल्लू, मास्की, ब्रह्मगिरी, हलूर और अगला कौन सा है? पिकलीहल। पिकलीहल जो क्षेत्र है यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में गोबर तथा राख के टीलों के साक्ष्य प्राप्त हैं। टीला क्या होता है? जैसे कोई चीज आप एक ही जगह लाते जाएं, इकट्ठा करते जाएं, उसी पे रखते जाएं तो एक क्या हो जाएगा? बड़ा सा एक जो है ढेर बन जाएगा, इकट्ठा बन जाएगा। भीटा टाइप का, गांव में देखते हो तो लोग कहते हैं भीटा, जो भीटा कहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? टीला। ऊंचे टाइप का, ऊंचा बन जाए। जैसे आप माटी डालते रहिए, माटी कहीं मिट्टी जो है उसे आप डालते रहिए, एक ही जगह पे ऊपर डालते रहिए तो एक जो है पर्वत के आकार का एक क्या बन जाएगा? टीला बन जाएगा, है ना। तो उसे ही क्या बोलते हैं? टीला। तो मानव जो है गोबर और राख जो है जो यूज किया करता था तो एक जगह क्या कर दिया था? थ्रो कर दिया करता था, फेंक दिया करता था, डाल दिया करता था। तो वहां से बहुत बड़ा टीला जो है बन गया, एक प्रकार से भीटा टाइप का। तो वहां से जो है हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? कहां से? गोबर और राख के टीले के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहां पे? कर्नाटक के अंतर्गत पिकलीहल से। कर्नाटक के अंतर्गत कौन सा पूरा स्थल? पिकलीहल से बहुत अधिक मात्रा में गोबर तथा राख के टीलों के हमें क्या प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा पूरा स्थल है दक्षिण भारत के अंतर्गत आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से उतनूर, वहां से बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं है। तो आंध्र प्रदेश से पूरा स्थल कौन सा प्राप्त है? उतनूर। कौन सा? उतनूर। और तमिलनाडु से कौन सा स्थल? पयमपल्ली। तमिलनाडु इस क्षेत्र में है ना। तो कौन हो जाएगा? तमिलनाडु पयमपल्ली, तमिलनाडु पयमपल्ली। और आंध्र प्रदेश उतनूर। और वहीं कर्नाटक बोले तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक से संगन कल्लू और कौन सा? मास्की और आपका ब्रह्मगिरी और हलूर
और कौन सा पिकलिहल। पिकलिहल से बहुत अधिक मात्रा में गोबर और राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए। और यहाँ के दक्षिण भारत के आदि मानव के भी जो मुख्य व्यवसाय थे तो क्या थे, पशुपालन, और द्वितीय व्यवसाय क्या था, कृषि। तो हमने आपको उत्तर में भी क्या बताया, पशुपालन प्रथम, द्वितीय कृषि। पश्चिमोत्तर में भी क्या बताया, पशुपालन प्रथम, द्वितीय कृषि। और हमने आपको उत्तर में भी क्या बताया, पशुपालन, और द्वितीय क्या था, कृषि था। तो आशा करते हैं आपको ये इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसी में हमने आपको और भी बताया कि यहाँ पर मुख्य फसल क्या था, रागी था, क्योंकि मानव पशु पालेगा तो उसको चारा खिलाने के लिए तो उसको रागी बोता था। तो चारा था, रागी क्या था, एक प्रकार का चारा जानवरों को खिलाने के लिए। तो रागी वहाँ का मुख्य फसल था, है ना। और लगभग सभी बस्तियों से भारी मात्रा में, है ना, तो क्या प्राप्त हुए हैं, गोबर और राख के टीले प्राप्त हुए हैं बहुत अधिक मात्रा में, है ना। हर जगह से, यहाँ से किधर से, दक्षिण भारत के पूरा ज्यादातर स्थानों से बहुत अधिक मात्रा में गोबर और राख के टीले प्राप्त हुए। इससे ये पता चलता है कि वहाँ के आदि मानव पशु भी पालते थे, पशु का पालन आदि मानव करते थे और खेती भी करते थे, रागी से पता चलता है। और अब हम बात करते हैं मध्य गंगा घाटी। मध्य गंगा घाटी जो है 4000 से 1200 ईसा पूर्व तक के कालखंड को माना जाता है। और मध्य गंगा घाटी का मुख्य फसल क्या था, हमने बताया था धान। धान की खेती मध्य गंगा घाटी के लोग विशेष रूप से, हमने बताया था कि दुनिया में सबसे पुराना अगर चावल धान की खेती करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो पहले प्रारंभ में जिसे माना जाता था वो कोलडीहवा को माना जाता था। किसे माना जाता था, कोलडीहवा को। 6000 ईसा पूर्व का प्राप्त है। लेकिन वर्तमान समय में संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में एक जिला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर के अंतर्गत लहुरा देव है पूरा स्थल। उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संत कबीर नगर एक जिला है, जहां पर एक लहुरा देव जो है क्या है, पूरा स्थल है। वहां से 8000 ईसा पूर्व के जो है धान की खेती किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए अब ये पुराना हो गया, पहले इसे प्राचीन माना जाता था, कोलडीहवा वाले को जो इलाहाबाद में है। लेकिन अब किसे, संत कबीर नगर, जो कहाँ पर, लहुरा देवपुरा स्थल है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो वहां पर जो है वर्तमान समय में जो है 8000 ईसा पूर्व से के धान की खेती किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हैं। तो मध्य गंगा घाटी में हमने आपको बताया कि मुख्य प्रमुख स्थल कोलडीहवा था, तो अभी मैंने बताया यहाँ से 6000 ईसा। और दो तरह की खेती किया, दो तरह के धान हुआ करते थे। एक जंगली धान, जैसे कोई चीज बिना बोए उगाए तो वो जंगली कहेंगे, है ना। तो एक जंगली धान और एक बोया जाने वाला धान। तो दो तरीके के धान की खेती की जाती थी। और पहले, सबसे पहले हमने बताया कोलडीहवा को 6000 ईसा पूर्व सबसे प्राचीन जो है दुनिया में सबसे प्राचीन चावल की, धान की खेती किए जाने का साक्ष्य कहाँ से माना जाता था, प्रारंभ में कोलडीहवा से। लेकिन उसके बाद जो है वर्तमान समय में संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश लहुरा देव में 8000 ईसा पूर्व के धान की खेती किए जाने का साक्ष्य प्राप्त है। तो अब इसे सबसे प्राचीन तिथि माना जाता है, किसे, लहुरा देवपुरा स्थल से 8000 ईसा पूर्व का प्राप्त है। और इसी मध्य गंगा घाटी के तक महगढ़ा है। महगढ़ा ये भी कहाँ है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिले के अंतर्गत देवघाट एक गांव है। ये आपका प्रतापगढ़ वाला देवघाट नहीं, तो नहीं आप लोग प्रतापगढ़ का। तो महगढ़ा जो है प्रयागराज जिले के अंतर्गत एक गांव है देवघाट। तो वहां पर महगढ़ा पूरा स्थल है। कोलडीवा भी इलाहाबाद में ही है, इलाहाबाद से ही ये पूरा स्थल है, प्रयागराज से साक्ष्य प्राप्त है। चौपानी मांडो भी हमने आपको बताया था इलाहाबाद। और सराय नाहर राय मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, सराय नाहर राय यहाँ प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत सराय नाहर पूरा स्थल प्राप्त है। महदहा है प्रतापगढ़ पट्टी में, महदहा प्रतापगढ़ पट्टी सदर पट्टी के अंतर्गत महदहा पूरा स्थल आपका है। तो यहाँ से ये सब जो है मध्य गंगा घाटी के जो है महत्वपूर्ण पूरा स्थल है जो नवपाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर नवपाषाणिक संस्कृति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 2000 से हमने बताया था 1000 ईसा पूर्व तक को किसे बोलते हैं, किसे, पूर्वोत्तर नवपाषाणिक संस्कृति। ये असम एरिया, इस सब क्षेत्र में है ना, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, ये सब एरिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में आता है। तो आप लोग पढ़े होंगे मैप में, इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर क्षेत्र कहते हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है
मुख्य स्थल जो था असम, हमने बताया ना असम। असम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, जिसका नाम है कद्वारी। क्या नाम है? कद्वारी मैदान है। वहां से जो है सारा तारा, सारा तारू, सारा तारू पुरा स्थल कहाँ से? असम के कद्वारी मैदान से सारा तारू पुरा स्थल, मरकडोला पुरा स्थल और देवा जाली हेडिंग। कौन सा? देवाजाली हेडिंग। देवाजाली हेडिंग, ये सब पुरा स्थल कहाँ से प्राप्त है? असम से। असम से कौन कौन से पुरा स्थल कद्वारी मैदान से प्राप्त है? तो पहला सारा तारू, कौन सा? सारा तारू। दूसरा, दूसरा कौन सा? मरकडोला। दूसरा मरकडोला। तीसरा देवाजाली हेडिंग, देवाजाली हेडिंग, देवाजाली हेडिंग। ये सब पुरा स्थल पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्राप्त है। यहाँ के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अब यहाँ पर पहाड़ी एरिया तो खेती कहाँ ज्यादा करेंगे, यहाँ पर भी खेती कहाँ ज्यादा करेंगे, लेकिन प्रथम, हर जगह आप देखे होंगे तो प्रथम जो व्यवसाय था आदि मानव का नवपाषाण काल में, किसे माना जाता था? पशुपालन। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी बताया, उत्तरी क्षेत्र में भी पशुपालन, पश्चिमी क्षेत्र में भी पशुपालन, दक्षिणी क्षेत्र में भी पशुपालन और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी हमने आपको क्या बताया? पशुपालन। तो मानव जो मुख्य फसल उगाता था वो कौन था? यहाँ पर मानव के द्वारा खेती के बहुत कम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मुख्य फसल यहाँ पर कोई बहुत ही मुख्य फसल इसलिए नहीं था कि उस क्षेत्र में जो है क्या कहते हैं, खेती के बहुत पहाड़ी क्षेत्र थे, तो वहां पर खेती बहुत कम, यहाँ पर लिखा है इसके कम साक्ष्य प्राप्त, बहुत कम खेती हुआ करती थी। किधर से? पूर्वोत्तर क्षेत्र से। और मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ठीक है ना? तो और कुछ जो है दक्षिण, यहाँ के औजार दक्षिण पूर्व एशिया से मिलते जुलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के औजार जैसे हुआ करते थे, उसी तरह के औजार असम के जो आदि मानव औजार प्रयोग किया करते थे, उपकरण जो प्रयोग किया करते थे, वो दक्षिण एशिया के जो है, दक्षिण पूर्व एशिया के जो उपकरण थे उनसे मिलते जुलते थे। और कुछ अन्य क्षेत्र है, जैसे चिरांद है। चिरांद है छपरा बिहार, बिहार में। चिरांद कहाँ है? छपरा बिहार में। तो यहाँ से हिरण की सींग के जो है औजार बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के आदि मानव कहाँ पे? चिरांद छपरा बिहार के आदि मानव हिरण की सींग के जो है औजार का प्रयोग करते थे। हिरण की सींगों के औजार का प्रयोग किया करते थे, बना के निर्माण करके औजार प्रयोग किया करते थे। और पश्चिम बंगाल में एक है पांडुरजार डिबी, पांडुरजार डिबी। और एक क्षेत्र है महिषडल, महिषडल, पांडुरजार डिबी तथा महिषडल। ये जो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में है। तो पश्चिम बंगाल में कौन से दो महत्वपूर्ण पुरा स्थल हैं? तो एक आपका पांडुरजार डिबी है, दूसरा कौन सा है? महिषडल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और कुचाई, कुचाई पुरा स्थल जो है उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हमने आपको नवपाषाण काल के बारे में नवपाषाण कालिक जो संस्कृति थी, कल्चर थे लोगों को, उसके विषय में बहुत ही अध्ययन, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको हमने उपलब्ध कराया ज्ञान, और साक्ष्य भी बताए कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, स्पष्ट तरीके से। तो अगर आपको इस क्लास का वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग जो है कमेंट करिए, लाइक करिए, और जो है वीडियो और अपने मित्रों तक शेयर करिए, उनसे बताइए क्लास के बारे में, जिससे हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े, और हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा तो हम आपके लिए और अच्छे-अच्छे कंटेंट लाएँगे और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके बताएँगे, तो हम उसमें सुधार करेंगे कि क्या कमी रह गई है, ठीक है? लेकिन हम अपना पूरा 100% आपको देंगे समझाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएँ, तो नीचे 3 लाइनें आ जाती हैं जिसमें ऑल लिखा होता है। जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी क्लास का वीडियो आपका नोटिफ़िकेशन प्राप्त होता रहेगा, जिससे आपका किसी भी प्रकार का क्लास मिस नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी बातों को बहुत ही विशेष तौर पर गौर किए होंगे, और आप हमारी बातों पर आप ध्यान देंगे। तो धन्यवाद तब तक के लिए। अगली क्लास में हम फिर से नवपाषाण काल के अंतर्गत मानव किस तरीके से इसका सन का पता लगाया करते थे, अगला वीडियो लेके आएँगे। उसके बाद नवपाषाण काल आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम नवपाषाण काल समाप्त हो जाएगा तो ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद, और आप जो है केयर करिए अपना। थैंक यू।